एमएनटी न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों को जय भीम, जय मूल निवासी। मैं संध्या एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है ऑक्सफैम रिपोर्ट 2025, आर्थिक असमानता की भयावह तस्वीर। आज हमारे साथ हैं मूल निवासी डॉक्टर पीएस कांबले जी, जो कि अर्थशास्त्री और सामाजिक चिंतक हैं और महाराष्ट्र से हैं। आइए उनसे इस विषय पर जानकारी लेते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एमएनटी हिंदी पर ये ऑर्गेनाइज करने के लिए। एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, जैसा कि हमारा आज का विषय है ऑक्सफैम रिपोर्ट 2025, तो सर मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में सामान्य जानकारी दें कि ये कौन तैयार करता है, किस विषय में होती है और भारत के बारे में इसमें क्या कहा गया है और ये असमानता के बारे में क्या बताती है। पहले तो सभी दर्शकों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, एमएनटी हिंदी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर आज का डिस्कशन हो रहा है। ऑक्सफैम एक ग्लोबल मूवमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो क्या करती है कि पॉवर्टी और इनजस्टिस ऐसे जो सामाजिक प्रश्न है, समस्याएं हैं, उनके ऊपर कुछ रिसर्च करने का प्रयास करती है। कुछ रिपोर्ट रिसर्च करने के बाद रिपोर्ट्स पब्लिश करती है और एक पॉलिसी डायरेक्शन के लिए मदद करने का प्रयास करती है। बहुत से रिपोर्ट्स ऑक्सफैम में आए हैं और उसमें पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, उसके ऊपर विशेषतः ये रिपोर्ट पब्लिश करने का प्रयास करती है। और ये सब रिपोर्ट है वो रिसर्च बेस्ड होते हैं। संशोधन करने के बाद वो रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। अब हम अगर 2025 रिपोर्ट की अगर डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे तो हमें ये ध्यान में लेना चाहिए कि इस रिपोर्ट में आर्थिक असमानता का एनालिसिस इंटरप्रिटेशन किया है। ये एनालिसिस इंटरप्रिटेशन सिर्फ भारत का नहीं, लेकिन जग के, वर्ल्ड के बहुत से देशों के बारे में किया है। लेकिन हम जो रेफरेंस लेंगे वो रेफरेंस सिर्फ भारत के बारे में लेंगे। और थोड़ा सा फर्क है, इससे पहले के जो रिपोर्ट्स है ऑक्सफैम के, वो इनइक्वालिटी के बारे में है। उसमें भारत का रेफरेंस है, इंडिया का रेफरेंस है। 2017 में उनका रिपोर्ट है, 2018 में उनका रिपोर्ट है और 2025 में भी रिपोर्ट है। लेकिन पहले के ऑक्सफैम के जो रिपोर्ट है और 2025 का जो रिपोर्ट है उसमें बेसिक फर्क है। वो फर्क क्या है? ये फर्क ये है कि इंडिपेंडेंस पहले से हमारे ऊपर जो ब्रिटिश का रूल था, वो ब्रिटिश के रूल के उस पीरियड से भारत का कैसा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया और भारत में का जो वेल्थ है, भारत में का जो इनकम है, वो ब्रिटिश इकोनॉमी में, ब्रिटिश राजवट में, ब्रिटिश इंग्लैंड में कैसा गया, और वो जाने के बाद इनइक्वालिटीज कैसी बढ़ गई और ये इनइक्वालिटी कैसे आज तक 2024 तक कैसी सस्टेन हो गई, कैसी परसिस्ट हो गई, इसका एनालिसिस, विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन इस रिपोर्ट में है। तो इस रिपोर्ट में संपत्ति का ड्रेन होने के कारण, इनकम का ड्रेन होने के कारण विषमता, असमानता कैसी बढ़ गई और ये असमानता अब भी 2024 में भी कैसे परसिस्ट है, एग्जिस्ट है, और इसमें कौन से स्टेक होल्डर्स है, इसमें कौन से पार्टनर है, इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज और बिजनेस है, और उन्होंने ये जो ड्रेन किया, संपत्ति का ड्रेन किया, वेल्थ का ड्रेन किया, इनकम का ड्रेन किया, उसका प्रभाव, इसका परिणाम इंग्लैंड में क्या हो गया और भारत में क्या हो रहा है, इसका सब इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस करने का प्रयास किया है। भारत के बारे में 2025 के ऑक्सफैम के रिपोर्ट में
ये अलग सी असमानता कैसी है? ये भारत का संपत्ति और इनकम ड्रेन होने के कारण, ट्रांसफर होने के कारण इंग्लैंड में कैसी असमानता बढ़ गई है और इसका इम्पैक्ट भारत में क्या दिखाई देता है, इसका विवेचन विश्लेषण करने से पहले ऑक्सफैम ऑक्सफैम के जो पहले के रिपोर्ट है वो डायरेक्ट भारत की असमानता, भारत में जो आर्थिक असमानता है वो भारत में के डायरेक्ट आर्थिक असमानता के बारे में डिस्कशन करती है। तो उसका कोई रेफरेंस मैं देने का प्रयास करूंगा और फिर डायरेक्टली मैं 2025 के ऑक्सफैम के रिपोर्ट के बारे में और आर्थिक असमानता के बारे में भारत के संदर्भ में उसमें क्या है, उसके इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए क्या है और फ्यूचर में उसका हमें क्या पॉलिसी डायरेक्शन करना चाहिए मिलता है, इसका डिस्कशन हम करने का प्रयास करेंगे। 2017 का जो ऑक्सफैम का रिपोर्ट है वो 2017 का ऑक्सफैम का रिपोर्ट भारत में आर्थिक असमानता में संपत्ति, जिसको हम वेल्थ बोलते हैं, उसके बारे के, उस संदर्भ के असमानता के बारे में वो एनालाइज करती है, डिस्कशन करती है। 2017 का रिपोर्ट उसमें दिया है, स्टैटिस्टिक्स दिया है, उसमें मेंशन किया है कि जो भारत में वेल्थ जनरेट होती है वो वेल्थ हमारे देश में जो श्रीमंत लोग है, रिच लोग है, 1% रिच लोगों के हाथ में 73% शेयर कॉन्सेंट्रेट हो गया है, केंद्रित हो गया है और उसमें 67 मिलियन लोग हैं। 2017 का ये डेटा है। 67 मिलियन लोगों का भारत के वेल्थ में का हिस्सा सिर्फ 1% है। सिनेरियो देखो, तस्वीर देखो, 1% रिच लोगों ने भारत के संपत्ति का, वेल्थ का 73% शेयर परचेस किया है और 67 मिलियन भारतीय लोगों ने सिर्फ 2017 वेल्थ का 1% शेयर परचेस किया है, उनको मिला है। संपत्ति, वेल्थ में की असमानता कितनी गंभीर है, कितनी इंटेंसिव है, उसके ऊपर भारत का ध्यान अटेंड करने का प्रयास 2017 का ऑक्सफैम का रिपोर्ट करता है। अगर हम थोड़ा सा आगे जाने का प्रयास करेंगे मैडम, तो 2018 का ऑक्सफैम का रिपोर्ट भी भारत में एग्जिस्टिंग, इंडिया में एग्जिस्टिंग जो इनइक्वालिटी, असमानता है, विषमता है, उसके बारे में डायरेक्टली बोलती है, डायरेक्टली उसका डिस्कशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करती है। असमानता, विषमता जो मेजर की जाती है उसका स्टैटिस्टिकल टूल है, उसको गिनी कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये स्टैटिस्टिकल टूल है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है और गिनी के संदर्भ में, गिनी कोएफिशिएंट के संदर्भ में असमानता, विषमता का मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट हो जाता है। 2018 में 2018 का डेटा है और वो डेटा है हमारी असमानता का ट्रेंड क्या है, हमारी आर्थिक विषमता में क्या ट्रेंड है, क्या ट्रेंड प्रेडिक्ट करती है, प्रेजेंट करती है, उसके बारे में स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हमें उसमें मिलती है। वो स्टैटिस्टिकल डेटा ये है कि गिनी वेल्थ का कोएफिशिएंट है, असमानता है, वो 2008 में 81% थी, 2018 में 85% से भी ज्यादा हो गई। वो आर्थिक असमानता है, संपत्ति, वेल्थ की असमानता है, वो असमानता बढ़ रही है, वो 81% से 85% हो गई। इसके बारे में 2018 का रिपोर्ट हमें बताता है। डायरेक्टली 2015 के रिपोर्ट के स्टैटिस्टिक्स के बारे में
डिस्कशन करने से पहले आपको मालूम होगा, दर्शकों को मालूम होगा, थॉमस पिकेटी बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने पहली बार भारत में की असमानता का स्टडी रिसर्च करने का प्रयास किया। उन्होंने एक बुक पब्लिश किया। वो बुक, उन्होंने जो असमानता के बारे में रिसर्च किया था, वो रिसर्च बेस्ड थी। उन्होंने एक बुक पब्लिश किया, उस बुक का नाम था कैपिटलिस्ट इन 21st सेंचुरी, कैपिटल इन 21st सेंचुरी। और उस बुक में वर्ल्ड के बहुत से राष्ट्रों में की असमानता, विषमता का रिसर्च बेस्ड एनालिसिस इंटरप्रिटेशन किया था, और वो रिसर्च बुक के फॉर्म में उन्होंने पब्लिश किया था। वो थॉमस पिकेटी लास्ट मंथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के बाद उनका टॉपिक, लेक्चर का टॉपिक था, डिस्कशन का टॉपिक था, वो इनइक्वालिटी था। तो उन्होंने फिर रिट्रीट किया, फिर बोला कि भारत के सामने बहुत गंभीर जो समस्या है, प्रश्न है, वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का है, आर्थिक असमानता है, वो बहुत बढ़ रही है, और उसको, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए, नहीं तो वो विकास में बहुत बढ़िया हिंडरेंस हो सकती है, बहुत बढ़िया ऑब्स्टेकल हो सकती है। ये लास्ट मंथ में दिसंबर में थॉमस पिकेटी ने बोला था। 2024 में वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आया है। वो भी भारत में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में क्या ट्रेंड है, क्या असमानता है, क्या विषमता है, उसके बारे में डिस्कशन करती है, उसके बारे में अपने राह बताती है। और ये भी डिस्कशन ये रिसर्च बेस्ड है। और 24 का वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, उसके बाद भी एक रिपोर्ट आया, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट। ऐसा मैं 2024 को इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स बताने का प्रयास दर्शकों के लिए करता हूं। ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2024 में ऐसा स्टैटिस्टिक्स है, जो गरीब है 50% लोग, जो पुअर 50% लोग है, उनका भारत के इनकम है, राष्ट्रीय इनकम, नेशनल इनकम है, उसमें का शेयर कितना है, 13% है, 13%। और हमारी जिस संपत्ति वेल्थ है, राष्ट्र की वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें का जो शेयर है वो सिर्फ 6% है। हमारी पॉपुलेशन 143 करोड़, अब 144 करोड़ हो गई है। 50% पुअर लोगों का देश के उत्पन्न में का हिस्सा सिर्फ 13% है, और संपत्ति का हिस्सा सिर्फ 6% है। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो अति श्रीमंत रिचेस्ट 10% लोग हैं, वो रिचेस्ट 10% लोगों का राष्ट्रीय उत्पन्न, नेशनल इनकम में का जो हिस्सा है, शेयर है, वो 57% है, और नेशनल वेल्थ में का जो हिस्सा है वो 65% है। अगर हम कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हमारे देश में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा गति से, बहुत जल्दी से, बहुत रैपिडली बढ़ रही है, ये हमें स्पष्ट होता है। अब हम 25 के ऑक्सफैम के रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। जी सर। ये 24 का वो ऑक्सफैम का रिपोर्ट है, वो बहुत शॉकिंग रिपोर्ट है। ब्रिटिश रूल ने हमारा वेल्थ और इनकम कैसा ड्रेन किया, हमारा कैसा लूट किया, हमारा कैसा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया,
और इनइक्वालिटीज बढ़ाने के लिए कैसा कंट्रीब्यूशन किया, कैसा योगदान दिया, इसके बारे में ये ऑक्सफैम 2025 की इनइक्वालिटी रिपोर्ट डिस्कस करती है, एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करती है। उस रिपोर्ट से ये रिपोर्ट बोलती है हमारी 1765 टू 1900 ये जो पीरियड है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड है, ब्रिटिश रूल का पीरियड है। इस ब्रिटिश रूल में भारत से हमारे इंग्लैंड में 64.82 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इतना इनकम ड्रेन हो गया, इतना इनकम ट्रांसफर हो गया, इतनी हमारी लूट हो गई, इतना हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ऐसा ये रिपोर्ट का फिगर्स है, स्टैटिस्टिक्स है। वो आगे वो बोलती है कि इससे कारण इंग्लैंड में 1% रिच फैमिली को 17.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर इनकम मिल गया। 1% रिच फैमिली को इंग्लैंड में 17.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इतना इनकम मिल गया, और 10% रिचेस्ट फैमिली को 33.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर इतना इनकम मिल गया। तो हमारी जो एक्सप्लॉयटेशन हो गई, हमारी जो ड्रेन हो गई, इनकम का जो ड्रेन हो गया, वो इनकम का ड्रेन इंग्लैंड में इनइक्वालिटी बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट हो गया, और उतनी पुअरनेस, उतनी गरीबी हमारे देश में बढ़ने के लिए उसकी मदद हो गई। अगर इनकम इनइक्वालिटी इंग्लैंड में बढ़ती है, इसका मतलब है भारत में पॉवर्टी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, इसका मतलब है। तो उस पीरियड में इतना इनकम का ड्रेन हो गया, ऐसा ये ऑक्सफैम 2025 का रिपोर्ट हमें एक्सप्लेन करता है, हमें बोलता है। उसका बहुत ज्यादा ब्रेकअप दिया है, कैसा इनकम का ड्रेन हो गया भारत से इंग्लैंड को, और इंग्लैंड के जो रिचेस्ट स्ट्राटा है, जो इंग्लिश बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको कैसा बेनिफिट हो गया, और उसका एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी में कैसा हो गया, इंडियन पॉपुलेशन पे कैसा हो गया, इसका स्टैटिस्टिक्स इस रिपोर्ट में दिया है। ये रिपोर्ट ऐसा बोलता है कि जो रिचेस्ट 10% फैमिलीज है इंग्लैंड में, उनको 1820 में 50% शेयर मिल गया, 50% शेयर मिल गया, और वो शेयर 1900 में 56% तक बढ़ गया। और इस पीरियड में ऑन एन एवरेज रिच 10% फैमिली को इंग्लैंड में 52% शेयर इनकम इंडिया का मिल गया। उससे क्या हो गया, भारत में जो पुअर फैमिलीज है, वो 50% फैमिलीज को सिर्फ 16% शेयर इनकम का 1820 में मिल गया, और 19 तक सिर्फ 15% तक बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीज हो गई। ऑन एन एवरेज सिर्फ 16% शेयर भारतीय पुअर लोगों को, गरीब लोगों को मिल गया, और इंग्लैंड को 10% रिच फैमिली को 52% शेयर इनकम का मिल गया। ऐसा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी में हो गया, और इसका कारण है कि इंग्लैंड ने भारत की इनकम को लूट करने का प्रयास किया, ड्रेन करने का प्रयास किया, ऐसा दिखाई देता है। अगर उससे में थोड़ा सा और ब्रेकअप करने का प्रयास हम करेंगे, तो हमें ये ध्यान में आता है, हमें ये समझता है कि ये जो ड्रेन हो गया इनकम का,
ये ड्रेन 2024 तो कंटिन्यू रह गया है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिजनेसमैन थे प्री इंडिपेंडेंस, इंग्लैंड और यूरोपियन राष्ट्र वाले, वही इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन अब भी इंडिया में है और वो इंडिया का इनकम ड्रेन कर रहे हैं, इंडिया का इनकम लूट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्री इंडिपेंडेंस 1765 में प्रोसेस शुरू हो गई है, वो 2024 में भी कंटिन्यू है। वो जो बिजनेसमैन है, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जो भारत की इनकम की लूट करने वाले हैं, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी स्टैटिस्टिकल फिगर्स ये इस रिपोर्ट में हमें मिलता है। ये जो यूएस डॉलर हो गया 64.82 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, उसका फर्दर ब्रेकअप ये रिपोर्ट ने दिया है। उसमें 1% फैमिली को 17.4% बिलियन इतना इनकम मिल गया। 10% फैमिलीज को 33.8 बिलियन शेयर मिल गया और 50% पुअर फैमिलीज को सिर्फ 9.4% शेयर मिल गया। भारत में 50% फैमिलीज को हमारे नेशनल इनकम का 1765 to 1900 का सिर्फ 9.4% शेयर मिल गया। ऐसा ये रिपोर्ट प्रेडिक्ट करता है, ये रिपोर्ट एनालाइज करता है, ये रिपोर्ट एक्सप्लेन करता है। उससे भी आगे ये रिपोर्ट जाता है और ये रिपोर्ट बोलता है कि इसमें 36% जो बिलियनियर्स है, वो बिलियनियर्स हेरिडिटरी है और 18% बिलियनियर्स है उनको मोनोपोली पावर मिल गई। मोनोपोली पावर, उनका कंट्रोल रह गया इंडिया की इंडस्ट्री और बिजनेस पे, इसलिए उनको 18% शेयर मिल गया। और 6% बिलियनियर जो है हमारे, उसको क्रोनी कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट मैकेनिज्म, प्राइवेटाइजेशन, उसका बेनिफिट मिल गया। ऐसे भी एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास भारत इस रिपोर्ट में किया जाता है। ये रिपोर्ट 20 जनवरी 2025 को पब्लिश हो गई है और ये रिपोर्ट कौन कौन से प्रोडक्टिव सेक्टर में ये इनकम और वेल्थ जनरेट हो गया और वो इंग्लैंड को गया और उसमें इनइक्वालिटी बढ़ गई और उसका प्रतिकूल परिणाम भारत में गरीब लोगों के ऊपर हो गया, इसका इंटरप्रिटेशन एनालिसिस करने का प्रयास भी इस रिपोर्ट में किया है। ये रिपोर्ट बोलता है कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और फिशिंग में 85% इनकम सेल्फ जनरेटेड हो गया, लेकिन 2 बिलियन इनकम है वो एक्सेसिव इनकम जनरेट किया गया। फॉरेस्ट्री का जो सेक्टर है हमारा, फॉरेस्ट्री में 145 बिलियन इनकम जनरेट हो गया। उसमें 50 बिलियन इनकम जो है, वो 50 बिलियन इनकम वो बिलियनियर को गया, रिच स्ट्रेटा को गया, और उसमें 40 बिलियन इनकम है, वेल्थ है, वो एक्सेसिव जनरेट हो गया, 40 बिलियन। अगर माइनिंग सेक्टर हम लेंगे तो माइनिंग सेक्टर में 662 बिलियन इनकम और वेल्थ जनरेट हो गया। उसमें 13% जो है तो बिलियनर को, सेल्फ बिलियनर को मिल गया और 433 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स उसका जो इनकम है, वेल्थ है, वो एक्सेसिव जनरेट हो गया, अननेसेसरीली जनरेट हो गया। वैसा ही सिनेरियो मैन्युफैक्चरिंग में है, बेसिक मेटल्स में है, डिफेंस मैन्युफैक्चर्स में है और अदर मैन्युफैक्चर में है, कंस्ट्रक्शन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, होलसेल ट्रेड में है। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 2024 तक कंटिन्यू रह गया। 2024 तक वो चालू रह गया। इसमें पाइपलाइन है,
उसमें टेलीकम्युनिकेशन है, उसमें बैंकिंग है, उसमें रियल इस्टेट में है। ये जो एक्टिविटीज है, इस एक्टिविटीज में इनकम और वेल्थ ऐसा जनरेट हो गया कि बिलियनियर का नंबर बढ़ गया, और सब बिलियनियर है, ये फॉरेन वाले बिलियनियर है, इंग्लैंड वाले है, यूरोपियन राष्ट्र वाले है। ये ऐसा इंटरप्रिटेशन किया, उसका निगेटिव इम्पैक्ट भारत के ऊपर हो गया, इंडिया के ऊपर हो गया, और इंडिया में ये जो पुअर लोग हैं उनको जो इनकम और वेल्थ का शेयर मिल गया वो कम मिल गया, 9% सिर्फ मिल गया। सब शेयर वो फॉरेन और इंडियन बिलियनियर जो है वो बिलियनियर्स को मिल गया। ऐसा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन इस रिपोर्ट में हमें दिखाई देता है। इसका फर्दर एनालिसिस किया है, ये एनालिसिस ऐसा बोलता है कि 60% इनकम और वेल्थ का जो शेयर है वो शेयर इनहेरिटेंस, हेरिडिटरी गया, क्रोनी कैपिटल से गया और मोनोपोली सोर्सेस से गया, और 36% जो वेल्थ और इनकम जनरेट हो गया वो जनरेट इनहेरिटेंस से, हेरिडिटरी के कारण गया। 6% शेयर वो क्रोनी कैपिटलिज्म से गया, और 80% का जो शेयर है वो 80% का शेयर वो मोनोपोली कंट्रोल जो हो गया इंडियन बिजनेस पे, इंडियन इंडस्ट्री के, उसके कारण गया। ऐसा कुछ एनालिसिस इस रिपोर्ट में हमें दिखाई देता है, हमें ये दिखाई देता है। इस रिपोर्ट में जो बिलियनियर की लिस्ट है वो बिलियनियर की लिस्ट हमारी इनकम और वेल्थ का बेनिफिट उनको मिल गया, और उन्होंने 2024 टू 23 टू 24 1 ईयर में कितना इनकम और वेल्थ जनरेट किया उसके भी फिगर्स, उसके भी स्टैटिस्टिक्स इस रिपोर्ट में दे दिया है। उसमें 10 रिचेस्ट बिलियनर्स की लिस्ट ये 2025 के ऑक्सफैम के रिपोर्ट में दे दी है। उसमें इलॉन मस्क है, लैरी इलिसन है, जेफ बेजोस है, मार्क जुकरबर्ग है, बर्नार्ड अर्नॉल्ट है, वॉरेन बफेट है, लोरी पेज है, सेग्रेसी ब्रेन है, स्टीव बॉलमर है और अमीनो आर्टिगो है। ये जो 10 बिलियनियर्स है, हाईएस्ट बिलियनियर्स, वो 10 बिलियनियर्स को बेनिफिट मिल गया। प्री इंडिपेंडेंस से एक्सप्लॉयटेशन और इनकम और वेल्थ ड्रेन की जो प्रोसेस है वो 2023-24 में भी कंटिन्यू थी, ऐसा इस रिपोर्ट का स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन है। और 2023-24 में उन्होंने जो वेल्थ जनरेट किया इंडिया में, जो जनरेट इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज में गई, उसके भी फिगर इस रिपोर्ट ने दे दिया है। ये रिपोर्ट बोलता है इलॉन मस्क को 2023 में कितना वेल्थ और इनकम मिला था, 252.39 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स, और 2024 में इलॉन मस्क को कितना इनकम और वेल्थ मिल गया, 330.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। 1 ईयर में उसकी जो ग्रोथ है, बढ़ोतरी है, वो 31% है। लैरी इलिसन है, उनका जो ये इनकम है, वेल्थ है, वो 52% से बढ़ गया 1 ईयर में। 23 में 149.58 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, वो 226.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक बढ़ गया, और वो ग्रोथ है 52%। 1 ईयर में 52% ग्रोथ है। जेफ बेजोस है, उनका जो वेल्थ और इनकम का ग्रोथ है वो 30% है। मार्क जुकरबर्ग का इनकम और वेल्थ का ग्रोथ है वो 69% है 1 ईयर में। वो 2023 में 172.10 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, वो 2024 में 198.7 बिलियन हो गया, 69% ग्रोथ हो गई है। वैसे ही ग्रोथ बर्नार्ड अर्नॉल्ट की है, वैसे ही ग्रोथ
वॉरेन बफेट के 23% ग्रोथ है, लैरी पेज की 23% ग्रोथ है, स्टीव बॉलमर की 8% ग्रोथ है, ओमेको ऑर्टिगा की 25% ग्रोथ है। ये सब फिगर्स हमें ये बताते हैं कि वो एक्सप्लॉयटेशन की जो प्रोसेस है, ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इनकम का जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से शुरू हो गया है, वो 23-24 में भी हो गया है। और हमारे इकोनॉमी का जो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल गया है, वो बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा वो ये बिलियनियर्स को मिल गया है। और मेजॉरिटी ऑफ बिलियनियर्स ये इंग्लैंड और यूरोपियन राष्ट्र वाले हैं, और उनमें इंग्लैंड यूरोपियन राष्ट्र में इनइक्वालिटी बढ़ाने में उसकी मदद हो गई। और हमारी पॉवर्टी, हमारे पुअर लोगों का जो शेयर है इनकम और वेल्थ का, वो कम होने में, वो डिक्लाइन होने में उसकी मदद हो गई। ऐसा भयावह सिनेरियो, ऐसा भयावह पिक्चर ये इनइक्वालिटी का, ये ऑक्सफैम के 2025 का रिपोर्ट हमें बताती है। इससे हमें लेसन लेना चाहिए। वो लेसन ये है कि हमें जो कुछ डेवलपमेंट पॉलिसी बनानी है, वो संविधान के फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में हमें बनानी चाहिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी, जस्टिस, इसके बारे में और सोशल वेलफेयर के बारे में बताती है, और उसकी जरूरत है। जो कुछ इनकम जनरेट होता है, जो कुछ वेल्थ जनरेट होता है, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इनइक्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए, इनकम की हो, वेल्थ की हो। बट अनफॉर्चुनेटली इनइक्वालिटी हमारे डेवलपमेंट के एजेंडा में कोई कहां भी नहीं है। इनइक्वालिटी का हम बिल्कुल सोच भी नहीं कर रहे हैं, और डेवलपमेंट में, इवन बजट में इनइक्वालिटी का रेफरेंस भी नहीं है। हमें ये चाहिए, प्राइवेटाइजेशन चाहिए, हमें विकसित भारत चाहिए, हमें इकोनॉमिकली सुप्रीम कंट्री चाहिए, लेकिन हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं चाहिए। और वो होने के लिए 11th फाइव प्लान में, 12th फाइव प्लान में ऐसा प्रयास किया, लेकिन हम सक्सीड नहीं हो गए, सक्सेसफुल नहीं हो गए। और इसके बाद ये इनइक्वालिटीज है इनकम और वेल्थ में बहुत बढ़ गई। मैंने स्टैटिस्टिक आपके सामने, श्रोतों के, ऑडियंस के सामने रखने का प्रयास मैंने किया है। वो बहुत इंटेंसिव प्रॉब्लम है, वो बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे राष्ट्र के डेवलपमेंट एजेंडा में इनइक्वालिटी का कोई संदर्भ नहीं है, कोई उसका रेफरेंस नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में हमें डेवलपमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अगर हम प्रियम्बल का रेफरेंस लेंगे तो प्रियम्बल बोलता है इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल हो, सोशल हो या इकोनॉमिक हो। फ्रैटर्निटी चाहिए, जस्टिस चाहिए, इक्विटी हमें मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए, और सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन का हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत से प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई डेवलपमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशंस का रेफरेंस नहीं दिया जाता। कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट वायलेट करके हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, और ऐसे प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के पॉलिसीज, ग्लोबलाइजेशन के पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं। और उसका इनइक्वालिटी में क्या इम्पैक्ट होता है, पॉवर्टी में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, सोशल वेलफेयर पे क्या होता है, उसका कोई हमें लेना देना नहीं है, उसका कोई हमें कुछ रिलेशन नहीं है, उसका कोई निक्सस नहीं है, उसका कोई हमें संदर्भ नहीं है। ऐसे पॉलिसीज हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो पिक्चर इनइक्वालिटी का नेशनल लेवल में है, वही पिक्चर राज्य लेवल में, स्टेट लेवल में भी है। और दोनों डेवलपमेंट पॉलिसीज में इनइक्वालिटीज का, वेलफेयर का, पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का जितना प्रायोरिटीज देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए, रिलीवेंट सिग्निफिकेंस ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा हमें नहीं दिखाई देता। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस नहीं लेंगे, इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटीज रिड्यूस करने का प्रयास नहीं करेंगे,
पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम टैकल करने का प्रयास नहीं करेंगे, ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन वो इंक्लूसिव नहीं होगी। उसके जो फ्रूट्स है, उसके जो बेनिफिट्स है, उसके जो एडवांटेजेस है, सोसाइटी के सभी लोगों को, सभी स्ट्रेटा को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेंगे। और ग्रोथ फॉर फ्यू पीपल, फॉर फ्यू हाउसहोल्ड, फॉर रिच पीपल ऐसा सिनेरियो हो जाएगा और वो किसी के लिए जस्टिफाइबल नहीं है, वो कमांडेबल नहीं, एडमायरेबल नहीं है। वो हमें ध्यान में लेना चाहिए। मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, आपने तो बहुत डिटेल में हमारे दर्शकों को जानकारी दी और आपने वो सॉल्यूशन भी बताया जिससे कि ये जो असमानता आती जा रही है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, इसका समाधान हमारे संविधान में ही है। जैसा कि आपने भी इसे बिल्कुल क्लियर किया है। तो क्योंकि सर हम और ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते और आपने बहुत डिटेल में हमारे दर्शकों को ये संदेश दे दिया है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ उसके सॉल्यूशंस हैं। तो इसी के साथ मुझे इस कार्यक्रम को खत्म करने की इजाज़त चाहिए। थैंक तो यू वेरी जय मच। भीम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।